हेलो हाय वेलकम एवरीवन। आज मैं आप सामने प्रेजेंट हूँ क्लास 11th का केमिस्ट्री का चैप्टर सेकंड स्ट्रक्चर ऑफ एटम को लेके। ठीक है, तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। स्ट्रक्चर ऑफ एटम में हम लोग पढ़ेंगे बोहर मॉडल ऑफ एटम। उससे पहले हम लोग जानेंगे थोड़ा सा कि रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम कहाँ फेल हो गया था। ठीक है, तो रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम कहाँ फेल हो गया था उसके बारे में थोड़ा सा आपको बताऊंगा। रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम या रदरफोर्ड मॉडल फेल कहाँ पे फेल हुआ था। तो पहली चीज, रदरफोर्ड साहब कहाँ फेल हो गए थे। इन्होंने क्या इन्होंने एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि स्टेबिलिटी ऑफ एटम क्या होती है। स्टेबिलिटी ऑफ एटम को इन्होंने नहीं बता पाया था, स्टेबिलिटी ऑफ एटम। दूसरी चीज इन्होंने नहीं बता पाया था या एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे किसको, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। ये दो चीजें हैं जो मेन चीजें हैं कि रदरफोर्ड साहब ने इनको एक्सप्लेन नहीं किया था अपने मॉडल एटम में। ठीक है, तो जैसे स्टेबिलिटी ऑफ एटम में जैसे मैं बात करूं कि यहां पे हमारा एक एटम है, उसका यहां पे एक न्यूक्लियस है या सेंटर है। ठीक है, उसका न्यूक्लियस या सेंटर बोलो। और इलेक्ट्रॉन यहाँ पे क्या कर रहा है, उन्होंने बताया कि इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट में घूम रहा है। ठीक है, तो अगर इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट में घूम रहा है तो मैक्स नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन अगर इस ऑर्बिट में घूम रहा है तो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, एनर्जी को इमिट करेगा। एनर्जी को इमिट करेगा तो धीरे धीरे घूमते 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 ऐसा टाइम आएगा कि कहाँ पे आके न्यूक्लियस में आके गिर जाएगा, मतलब प्रोटॉन के साथ वो कोलैप्स कर जाएगा। ठीक है, तो उन्होंने स्टेबिलिटी ऑफ एटम में ये चीज़ नहीं बताई थी कि इलेक्ट्रॉन कोलैप्स कर रहा है या नहीं कर रहा है, इन चीज़ों को एक्सप्लेन नहीं किया था। तो इन चीज़ों को एक्सप्लेन करने के लिए हमारे दूसरे साइंटिस्ट आए थे जिनका नाम था बोहर मॉडल ऑफ एटम। तो बोहर मॉडल ऑफ एटम आए। तो बोहर मॉडल ऑफ एटम, तो बोहर मॉडल ऑफ एटम ने एक्सप्लेन किया। क्या एक्सप्लेन किया, कैसे हुआ, बोहर एटॉमिक मॉडल। जो चीजें रदरफोर्ड साहब ने एक्सप्लेन नहीं किया उन चीजों को इन्होंने अपने मॉडल में क्या किया, एक्सप्लेन कर दिया। पहली चीज इन्होंने क्या कही, पहली चीज इन्होंने क्या कही, एटम एटम है सेंटर, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस। ठीक है, एटम का एक सेंटर है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस। एटम का एक सेंटर होता है जिसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियस। यही बात रदरफोर्ड साहब ने कही थी, सेम बात इन्होंने यही कही थी। ठीक है, दूसरी बात इन्होंने क्या करी, बोहर मॉडल ऑफ एटम ने यही बात कही और रदरफोर्ड साहब ने भी यही बात कही है। दूसरी बात इन्होंने क्या कहा, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग फिक्स्ड सर्कुलर ऑर्बिट, फिक्स्ड सर्कुलर ऑर्बिट एंड फिक्स्ड एनर्जी। फिक्स क्या था उसका, एनर्जी थी, फिक्स्ड एनर्जी एंड वेलोसिटी। जो इलेक्ट्रॉन यहां पे घूम रहा है, बोहर साहब ने क्या कहा कि जो इलेक्ट्रॉन यहां पे घूम रहा है उसकी फिक्स एनर्जी होगी, उसकी फिक्स वेलोसिटी होगी, उसकी फिक्स क्या होगा, ऑर्बिट होगा, है ना। बात यहाँ पे उस एनर्जी की है, तो एनर्जी किसी इलेक्ट्रॉन की नहीं होती है, एनर्जी किसी इलेक्ट्रॉन की नहीं होती है, एनर्जी होती है इस सेल की। किसकी होती है एनर्जी, सेल की। जैसे अगर मैं बात करूं, जैसे मैं यहाँ पे बेंच लगा दूं, है ना, एक बेंच यहाँ पे लगा दूं, एक बेंच उसके पीछे, एक बेंच उसके पीछे, 3-4 बेंच ऐसे रो वाइज में लगा दूं।
ठीक है। तो जैसे रो में जो एक रो है फर्स्ट या सेकंड रो या थर्ड रो, तो हर एक रो की अलग अलग एनर्जी होगी। फर्स्ट रो की एनर्जी अलग, सेकंड की अलग, थर्ड की अलग, सबकी एनर्जी फिक्स है। अब जो इलेक्ट्रॉन उस रो में आके बैठेगा या जो इलेक्ट्रॉन उस बेंच पे आके बैठेगा उसकी वही एनर्जी हो जाएगी। बट रदरफोर्ड साहब ने क्या कहा था कि इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस के सर्किल में घूम रहा है। उन्होंने ये नहीं बताया था कि इलेक्ट्रॉन एक फिक्स ऑर्बिट में घूम रहा है, फिक्स एनर्जी से घूम रहा है, उसकी फिक्स्ड वेलोसिटी है। ये चीज़ें उन्होंने एक्सप्लेन नहीं किया था। ये भी उनका एक ड्रॉबैक था या उनका मॉडल फेल हुआ था। तीसरी बात और मेन पॉइंट है यहाँ पे, ठीक है। बोहर मॉडल ऑफ एटम की एक मेन पॉइंट यहाँ थी, क्या था? क्वांटाइजेशन कंडीशन। क्वांटाइजेशन कंडीशन क्या था? क्वांटाइजेशन कंडीशन थी। ये मेन पॉइंट है हमारा, ठीक है। क्या था हमारा? क्वांटाइजेशन कंडीशन, ठीक है। तो इसमें हम लोग लिखेंगे क्वांटाइजेशन कंडीशन में इलेक्ट्रॉन revolving those circular orbit for which electrons revolving those circular orbit for which angular momentum is integral multiples of h by 2 पाई, ठीक है। तीसरा पोस्टुलेट था बोहर साहब का कि इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्विंग दो सर्कुलर ऑर्बिट फॉर विच एंगुलर मोमेंटम इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h बाई 2 पाई। तो इस चीज़ को हम लोग समझते हैं, यहाँ पे इस चीज़ को हम लोग थोड़ा सा समझेंगे। यहाँ पे बोहर साहब ने बड़ी सीधी और सिंपल सी बात बोली थी कि ये इलेक्ट्रॉन का एटम का न्यूक्लियस है, एटम का ये न्यूक्लियस है। इलेक्ट्रॉन यहाँ पे घूम रहे हैं, इलेक्ट्रॉन इसमें घूम रहे हैं, इलेक्ट्रॉन इसमें घूम रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन इसमें जो घूम रहे हैं, जो ऑर्बिट है, इनकी एनर्जी क्या होगी? फिक्स होगी। इनकी वेलोसिटी, जो इलेक्ट्रॉन इसमें घूमेगा उसकी वेलोसिटी भी फिक्स होगी, उसकी एनर्जी भी फिक्स होने वाली है, ठीक है। अब जैसे मैं यहाँ पे लिखा कि जो एंगुलर मोमेंटम होता है h बाई 2 पाई के इंटीग्रल मल्टीपल में होता है, तो मैं यहाँ पे अगर बोल सकता हूँ कि इंटीग्रल मल्टीपल हमारा क्या है? L इक्वल टू L क्या है? एंगुलर मोमेंटम h बाई 2 पाई। क्या हमारा एंगुलर मोमेंटम h बाई 2 पाई है। अगर h बाई 2 पाई है तो या अगर जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे घूम रहा है या उसके बाद दूसरे ऑर्बिट में जा रहा है, तो ये क्या होगा हमारा? मान लो क्या है हमारा? K L M, ये हमारा क्या है? सेल, हमारी सेल है ना, 1 2 3 ऐसे सेल होती है ना। बहुत साहब हमने पढ़ा था कि 1 2 करके सेल होती है, K11 सेल होती है। अगर जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे घूमेगा वो n सेल है, मान लो nth सेल में घूम रहा है इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे n सेल है। या यहाँ पे अगर इसके बाद इसमें आ गया तो दूसरी सेल आ जाएगी, यहाँ पे 1 2 3, तो सेल ऐसे करके बढ़ रहे हैं। तो इंटीग्रल अगर मल्टीपल निकालें अगर हम सारे ऑर्बिट का, इसका क्या होगा? इंटीग्रल मल्टीपल इसका क्या होगा? अगर हम निकालें तो फर्स्ट वाली सेल में होगा, तो इंटीग्रल मल्टीपल क्या होगा? अगर इंटीग्रल मल्टीपल की बात करूँ, जो फर्स्ट वाले ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं उनका मल्टीपल क्या होगा? h बाई 2 पाई। ये फर्स्ट वाले सेल का है, क्योंकि फर्स्ट वाले सेल का है तो 1 आएगा। अगर वहीं दूसरे सेल में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो 2h बाई 2 पाई। अगर वहीं तीसरे में घूम रहा है तो 3h बाई 2 पाई। अगर वहीं चौथे सेल में ऑर्बिट में घूम रहा है तो क्या हो जाएगा? 4h बाई 2 पाई।
ठीक है। तो अगर मैं इसको ऐसे इंटीग्रल मल्टीपल में अगर ऑर्बिट में घूम रहा है तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, n, है ना। तो n यहां पे क्या हो जाएगा, सेल, n क्या हो जाएगा हमारा, सेल हो जाएगा। तो n क्या हो गया, एन एच बाई 2 पाई एंगुलर मोमेंटम हो गया किसका, ये ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं, या इस इलेक्ट्रॉन में जो, इस ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं, सभी का जो एंगुलर मोमेंटम होगा वो अलग अलग आने वाला है, इंटीग्रल मल्टीपल में आने वाला है, ऐसे आने वाला है। अगर फर्स्ट सेल में घूमेगा तो उसका ये होगा हमारा एंगुलर मोमेंटम, दूसरे में घूमेगा तो ये वाला होगा, तीसरे में घूमेगा तो ये, चौथे में घूमेगा तो ये। तो सभी का, सभी इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, अलग अलग होने वाला है। मतलब क्या होने वाला है यहाँ पे, इंटीग्रल मल्टीपल। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। तो अगर हम यहाँ पे बात करें कि हमारा जो L इक्वल टू क्या था, टू पाई एंगुलर मोमेंटम है ये हमारा, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एंगुलर मोमेंटम। क्या है हमारा, एंगुलर मोमेंटम। ये रिलेशन आया कहाँ से, ये कैसे आया, हम लोग इसको पढ़ेंगे। अगर हम लोग बात करें यहाँ पे जो एंगुलर मोमेंटम का फार्मूला होता है, क्या होता है, R इंटू पी। क्या होता है एंगुलर मोमेंटम, R इंटू पी। ये हमारा क्या है, वेक्टर। हम लोग फिजिक्स में पढ़ेंगे, ठीक है, इसको हम लोग फिजिक्स में पढ़ेंगे। ये हमारा क्या है, एंगुलर मोमेंटम का फार्मूला है। बट ये क्या है हमारा, मोमेंटम। ये क्या है हमारा, मोमेंटम है। और मोमेंटम का फार्मूला होता है P इक्वल टू एम वी। तो क्या मैं इसको यहाँ पे लिख सकता हूँ, इस एम वी को P की जगह पे लिख सकते हैं आराम से, R इंटू एम वी। और हमने ये पढ़ा है, पढ़ा क्या, अगर आप लोग पढ़ोगे, जब दो वेक्टर में मल्टीप्लाई में होते हैं तो क्या आएगा हमारा, साइन थीटा आ जाएगा। तो R एम वी साइन, साइन क्या आएगा यहाँ पे, साइन 90। मैंने साइन 90 क्यों लिखा, बता रहा हूँ यहाँ पे मैंने साइन 90 लिखा कि अगर मान लो ये कोई हमारा एक एटम है और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन हमारा घूम रहा है, तो इस इलेक्ट्रॉन का कुछ ना कुछ मास होगा, इस इलेक्ट्रॉन का मास होगा भाई, है ना। इस इलेक्ट्रॉन का कुछ ना कुछ मास होगा, इसका मास होगा, ठीक है। अगर इसका मास है तो ये कुछ वेलोसिटी के साथ घूमेगा इसमें, है ना। ये हमारा क्या हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा R, है ना। तो देखो यहाँ पे एंगल कितना बना, 90 का एंगल बन रहा है। तो वही हमने यहाँ पे क्या लिखा, 90, साइन 90। अगर ये इलेक्ट्रॉन है, इसका कोई ना कुछ मास है और ये इसमें घूम रहा है तो इसको कोई वेलोसिटी होगी, है ना। अब यहाँ पे आ गया वही इलेक्ट्रॉन, तो इसकी वेलोसिटी यहाँ पे v हो जाएगी, इसका मास m है ना, रेडियस हमारा ये हो जाएगा R। वही बात मैंने साइन 90 लिखा क्योंकि वहाँ पे 90 एंगल बना रहा है, किसके बीच में, v के बीच में और R के बीच में। v के बीच में और R के बीच में क्या बनाएगा, 90। तो हमने इसको यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। अब साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है, साइन 90 की वैल्यू क्या होती है, सबको पता है साइन 90 कितना होता है ना। साइन 90 कितना होता है, 1। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग एम वी आर लिख देंगे यहाँ पे L। क्या हो गया, L इक्वल टू एम वी आर, ठीक है। तो L इक्वल टू हमारा एम वी आर आ गया। और स्टार्टिंग हमारा क्या था, L इक्वल टू NH बाई 2 पाई था, है ना। तो इसको हम एक जगह पे लिखते हैं, क्या लिख सकते हैं, एम वी आर इक्वल टू NH बाई 2 पाई। ये जो निकल के आया यही है बोहर्स क्वांटाइजेशन कंडीशन, यही है बोहर क्वांटाइजेशन कंडीशन। इसको आप लोग एक साइड में कहीं से लिख लेना है, इसका हमें बार बार यूज करना है। जितना आप लोग लिखें उसके बाद मैं नेक्स्ट कर रहा हूं।
तो जो रिलेशन आया था उसको हम एक साइड में लिख लेते हैं कहीं पे। कहाँ पे लिख लेता हूँ मैं? यहाँ पे मैं लिख देता हूँ MVR इजकल टू NH/2 ठीक है, ये हमारे पास लिखा हुआ है। चौथी चीज क्या है ना, जो चौथा पास्टुलेट था बोहर साहब का था, वाइल electrons are revolving in a particular ऑर्बिट, अगर वो पार्टिकुलर ऑर्बिट में घूम रहे हैं, देन एक्टिंग लिखेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस, इट्स provides centripetal force। बात ये हो गई यहाँ पे कि अगर हमारा ये कोई एटम है, उसका ये हमारा क्या है, न्यूक्लियस है, और इलेक्ट्रॉन यहाँ पे क्या कर रहा है, घूम रहा है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे घूम रहा है। तो जैसे हमारा सन है, या हमारी अर्थ है, या हमारा मून है, जो सारे हमारे प्लैनेट हैं वो किसके अराउंड घूम रहे हैं, सन के अराउंड घूम रहे हैं, है ना। तो सन के अराउंड घूम रहे हैं, तो क्यों घूम पा रहे हैं वो, ड्यू टू सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, तो सेम यहाँ पे कंडीशन आने वाली है, अगर ये इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस के अराउंड घूम रहा है तो क्यों घूम पा रहा है, ड्यू टू सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से यहाँ पे क्या घूम पा रहा हमारा इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस के अराउंड। ठीक है, इस न्यूक्लियस के अराउंड सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है, इसलिए हमारा क्या इलेक्ट्रॉन्स घूम पा रहा है। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे, अगर कोई चार्ज हमारा Q1 है और हमारा चार्ज कोई Q2 है, और ये R डिस्टेंस पे क्या है, प्लेस्ड है। ठीक है, तो फोर्स क्या होगा, है ना, जो चार्जेस के बीच में ये चार्ज है Q1 Q2 के मैंने चार्ज का, जब ये चार्जेस के बीच में फोर्स लगता है तो उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स। क्या बोलते हैं उसको, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स। ठीक है, तो फार्मूला क्या होता है इसका, 4πε0 Q1 Q2/R²। ये फार्मूला होता है इसका, जब कोई दो चार्ज R डिस्टेंस पे प्लेस्ड है तो उसके बीच में जो फोर्स लगने वाला है उसको हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और जो फोर्स लग रहा है वो क्या लग रहा है, 1/4πε0 Q1 Q2/R²। ठीक है, अब यही जो हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है ये प्रोवाइड्स कर रहा है हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स, है ना। तो मैं बात करूं यहाँ, अगर मैं बात करूं तो FE और FC क्या होंगे, इक्वल होंगे। FE का फोर्स ये आ गया, तो मैं अगर फोर्स लिखूं FC का फोर्स कितना होगा, जो सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है वो क्या होता है, mv²/r। तो यहाँ पे दो फार्मूले निकल के आ गए, सेंट्रीपिटल फोर्स का और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का। ठीक है, अब ये Q1 Q2 क्या था, चार्ज था, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पे हमारा क्या है, न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस कैसा होता है, पॉजिटिव, तो दोनों चार्जेस है ना, तो चार्ज के बीच में लगेगा हमारा ये दोनों फोर्स। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं कि इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन था, ठीक है, ये हमारा एक क्या है, इलेक्ट्रॉन है। अब इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे एक, और हमारा क्या है, यहाँ पे प्रोटॉन है। तो प्रोटॉन को हम लोग किससे डोनेट करते हैं, जेड से। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे प्रोटॉन जेड, है ना। तो जो हमारा प्रोटॉन है ना, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, जेड ई।
क्या लिखेंगे, जेड ई। अब देखो दो चार्जेज आ गए, एक जेड ई आ गया पॉजिटिव में, इलेक्ट्रॉन हमारा कैसा है, नेगेटिव में। जैसे यहाँ पे किसके बीच में लग रहा था फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, Q1 और Q2 के बीच में, वैसे यहाँ पे किसके बीच में लगेगा, इलेक्ट्रॉन के बीच में। सेम मैंने यहाँ पे लिखा था बिटवीन, क्या लिखा था, बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में लगेगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब थोड़ा सा इसको मैं हटाऊंगा और ये दोनों चीज़ें आपको नोट करना है, इसको नोट कर लें फिर हम आगे बढ़ेंगे। सारी चीज़ें समझ में आएगी। तो एक बार मैं यहाँ पे फिर से लिख देता हूँ, क्या था हमारा, एफ सी इक्वल टू एफ ई। ठीक है, तो एफ सी क्या था, एम वी स्क्वायर बाई आर 1/4 पाई एफ साइलन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, ये था। ठीक है, अब इसके हम लोग आगे चलते हैं। जब हम बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, जेड ई की और इलेक्ट्रॉन्स के बीच में फोर्स जब लगेगा, इसकी बात करेंगे। ठीक है, तो अगर इसकी बात करेंगे तो क्या लगेगा, हमारा जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स लगेगा, ये वाला जो फार्मूला आया था हमारा, दो चार्ज के बीच में आया था, वैसे ये वाला फार्मूला इससे हम लोग बनाएंगे। तो क्या लिखूंगा मैं, एफ ई इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एफ साइलन नॉट, और क्या हो जाएगा हमारा इलेक्ट्रॉन और हमारा जो हमारा न्यूक्लियस का, ये क्या हो जाएगा हमारा आर स्क्वायर, यहाँ पे डिस्टेंस आर है। ठीक है, ये हमारा न्यूक्लियस है, ये हमारा इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, हमने यहाँ पे पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज नहीं कंसीडर किया, बस इसको हमने लिखा, ये हमारा रिलेशन आ गया इससे, है ना। तो इसको हम लोग और क्या लिख सकते हैं, 1/4 पाई एफ साइलन नॉट जेड ई स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, ये आ गया हमारा एफ ई। ठीक है, दूसरी चीज क्या था हमारा, एफ सी हमारा क्या था, एफ सी एम वी स्क्वायर बाई आर। ठीक है, अब ये दोनों इक्वल है, तो अब इन दोनों को हम लोग इक्वल कर लेते हैं। ठीक है, अब इन दोनों को हम लोग क्या कर लेते हैं, इक्वल कर लेते हैं। किसको, एफ सी को और एफ ई को, क्योंकि मैंने यहाँ पे लिखा था ना ये इक्वल। ठीक है, तो एफ सी और इसको हम लोग इक्वल कर लेते हैं, इसको हटा देते हैं, इक्वल कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एफ साइलन नॉट जेड ई स्क्वायर बाई आर, ई स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, क्या हो जाएगा आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारे यहाँ पे एक इक्वेशन बन के आ गई, इसको हम लोग कंसीडर करेंगे इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास ये है, ये 2 हो गई। ठीक है, ये चीजें समझ में आई, ये कहां से आया। अब आगे हम लोग निकालने वाले हैं, कैलकुलेट करने वाले हैं, जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जो घूम रहा है, इसकी वेलोसिटी क्या होगी, इसका रेडियस क्या होगा, इसकी एनर्जी कितनी होगी, मतलब इसकी काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे, इसकी पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे, इसकी टोटल एनर्जी निकालेंगे, वो सब हम लोग निकालने वाले हैं। तो पहले हम लोग निकालेंगे रेडियस, किसका रेडियस, जो इलेक्ट्रॉन इस फिक्स ऑर्बिट में घूम रहा है, इलेक्ट्रॉन फिक्स ऑर्बिट में घूम रहा है। ये बात किसने कही थी, बोहर मॉडल ऑफ एटम में नील बोर ने बोला था कि जो इलेक्ट्रॉन है अपने फिक्स ऑर्बिट, फिक्स एनर्जी और एक फिक्स सेल में घूम रहा है। फोर्ड साहब ने नहीं कही थी कि जो इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं उनकी एनर्जी फिक्स है या उनका वेलोसिटी फिक्स है, इन्होंने वो बात नहीं बोली थी। यहाँ पे बोहर मॉडल ऑफ एटम में सारी बातें एक्सप्लेन की गई थी, इसीलिए रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम फेल हो गया था, जिसको एक्सप्लेन किया था डिटेल में बोहर मॉडल ऑफ एटम में। जो हमें दो इक्वेशन मिल गई, क्या इक्वेशन 1 ये है, इक्वेशन 2 ये है। इन दोनों इक्वेशन का यूज करके हम लोग निकालने वाले हैं जो इलेक्ट्रॉन ये घूम रहा है इस एटम के ऑर्बिट में, न्यूक्लियस के ऑर्बिट में घूम रहा है, उसको हम लोग निकालने वाले हैं कि इसकी रेडियस कितना होता है, इसका काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, इसमें जो यहाँ पे घूम रहा है इलेक्ट्रॉन इसका रेडियस क्या होता है। हम यहाँ पे लिखेंगे कैलकुलेशन, क्या लिखेंगे, कैलकुलेशन, कुछ कैलकुलेशन है, इसको हम लोग करने वाले हैं।
ठीक है, तो कैलकुलेशन क्या है यहाँ पे करने वाले हम लोग, निकालने वाले हैं, क्या निकालने वाले हैं, इस इलेक्ट्रॉन का रेडियस निकालने वाले हैं, इसकी वेलोसिटी निकालने वाले हैं, इसकी काइनेटिक एनर्जी निकालने वाले हैं, और इसकी पोटेंशियल एनर्जी निकालने वाले हैं, और इसकी टोटल एनर्जी निकालने वाले हैं। ये इलेक्ट्रॉन जो घूम रहा है इसकी एनर्जी निकालने वाले हैं, वेलोसिटी निकालने वाले, ये सारी चीज़ें हम लोग बोहर मॉडल ऑफ एटम में आराम से निकालने वाले हैं। ठीक है, हो सकता है यहाँ पे दो सेल है, 3 सेल है, जिस सेल में जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है उसकी कितनी एनर्जी होगी, अलग अलग सेल में अलग अलग इलेक्ट्रॉन होंगे तो उनकी अलग अलग क्या होगी, रेडियस होगा, उनका अलग अलग क्या होगा, रेडियस होगा, उनकी अलग अलग क्या होगी, एनर्जी होगी। अगर मैं यहाँ पे एक बात और लिखूँ, एक बात अगर मैं और लिख दूँ, अगर मैं यहाँ पे एक पोस्टुलेट और लिखूँ, ड्यूरिंग रिवॉल्विंग electron neither gain energy nor loss energy। जो इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं इस ऑर्बिट में, फिक्स ऑर्बिट में, ना तो एनर्जी को लॉस कर रहे हैं ना एनर्जी वो गेन कर पा रहे हैं। अभी मैंने पांचवें पोस्टुलेट में ये कहा कि एनर्जी ना लॉस कर रहे हैं ना तो गेन कर रहे हैं। अभी जब मैं छठवां पोस्टुलेट बताऊंगा तो उसमें मैं बोलूँगा कि जो इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं वो एनर्जी को लॉस कर रहे हैं और गेन भी कर रहे हैं, है ना। फिर कहोगे सर आप तो गलत बता रहे थे, नहीं, वहाँ पे मैं एक्सप्लेन करूँगा क्यों। ठीक है, जैसे अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ पे घूम रहा है, कोई इलेक्ट्रॉन जैसे यहाँ पे घूम रहा है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे घूम रहा है तो उसकी एनर्जी क्या होगी, कम होगी। जब उसको हम एनर्जी देंगे तो क्या करेगा, वो दूसरे सेल में चला जाएगा, और देंगे तो तीसरे सेल में चला जाएगा। अगर वही बात इलेक्ट्रॉन यहाँ पे घूम रहा है ना, तीसरी सेल में, अगर उसको सेकंड सेल में जाना है तो एनर्जी क्या करेगा, वो लॉस करेगा, तभी वो आप आएगा सेकंड वाली सेल में। तो ये बात मैंने अभी यहाँ पे कही, अभी कुछ देर के बाद कहूँगा कि जो इलेक्ट्रॉन हैं वो एनर्जी को लॉस करते हैं और गेन भी करते हैं। अभी मैं कह रहा हूँ कि एनर्जी को लॉस करते हैं ना तो गेन करते हैं। ठीक है, जब मैं छठवां पोस्टुलेट करूँगा तो उसको आराम से पढ़ेंगे। फिलहाल अभी हम लोग क्या करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे। जो हमारा इलेक्ट्रॉन घूम रहा है फिक्स ऑर्बिट में, जो हमारा इलेक्ट्रॉन फिक्स ऑर्बिट में घूम रहा है उसका रेडियस क्या होगा, उसकी वेलोसिटी क्या होगी, उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, ये सब चीज़ें हम लोग निकालने वाले हैं। तो कैलकुलेशन, ठीक है, तो रेडियस निकाल लेंगे। फर्स्ट वाला क्या निकालेंगे हम लोग, रेडियस, रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग इन फिक्स्ड ऑर्बिट। जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं फिक्स ऑर्बिट में सभी का रेडियस अलग अलग होगा। हम किसी एक का निकालते हैं, या अभी हम लोग फार्मूला निकाल लेते हैं, उसके बाद हम लोग 1 2 3 करके रखेंगे, आराम से आ जाएगा। ठीक है, तो निकालते हैं। हमें यूज क्या करना है, बाय यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। ठीक है, मैंने ये बात लिख दी, समझ में आएगा कि हम लोग कैसे निकालेंगे, बाय यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड। ठीक है, तो इसका यूज करना है। तो स्पेस थोड़ा सा कम है तो इसलिए हम इस बात को जो यहाँ पे लिखा मैंने इसको मैं हटा दूंगा, बस आपको समझना है कि मैं रेडियस निकाल रहा हूं। तो रेडियस हम लोग निकालने वाले हैं। फर्स्ट इक्वेशन क्या है हमारा, MVR इक्वल टू क्या है हमारा, NH2 पाई, ये हमारा क्या है फर्स्ट। सेकेंड क्या है हमारा, MV स्क्वायर R 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Z E स्क्वायर बाई R स्क्वायर। ये सेकेंड इक्वेशन है हमारी। करना क्या है मेरे भाई, कुछ नहीं करना है, बस सीधा क्या करना है, जो फर्स्ट वाली इक्वेशन है उसमें स्क्वायर कर देना है। यहां पे लिखूंगा मैं स्क्वायरिंग बोथ साइड्स ऑफ
इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट में दोनों साइड क्या करना है, हमें स्क्वायर करना है। अगर स्क्वायर करें तो क्या आएगा यहाँ पे, देखिए जरा आप लोग, ये फर्स्ट इक्वेशन है ना, इसमें अगर स्क्वायर करें दोनों साइड तो क्या मिलने वाला है, यहाँ पे मैं स्क्वायर कर देता हूँ, क्या मिलेगा, एम वी स्क्वायर वी स्क्वायर आर स्क्वायर इक्वल टू एन स्क्वायर एच स्क्वायर बाई 4 पाई स्क्वायर। क्या यही मिलने वाला है हमें तीसरी इक्वेशन, है ना, यही आएगा। तो हम क्या करेंगे, अब उस इक्वेशन को हम लोग क्या करेंगे, सेकंड वाली से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो डिवाइड करने के लिए यहाँ पे जगह कम है तो मैं यहीं पे लिख देता हूँ एम स्क्वायर वी स्क्वायर आर स्क्वायर एन स्क्वायर एच स्क्वायर, इसको क्या लिख देंगे 4 और पाई स्क्वायर। ठीक है, मैंने लिख दिया, ये हमारी क्या थी, थर्ड इक्वेशन थी। ठीक है, क्या थी हमारी, थर्ड इक्वेशन थी। अब क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, थर्ड इक्वेशन को सेकंड इक्वेशन से डिवाइड करेंगे। मैं फिर से बोल दे रहा हूं, लिख नहीं रहा हूं, थर्ड इक्वेशन को हम लोग सेकंड इक्वेशन से डिवाइड करेंगे। डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा मेरे भाई, चलो हम डिवाइड कर दे रहे हैं यहाँ पे। डिवाइड करेंगे तो देखो क्या क्या कटेगा, यहाँ पे m से m गया, v से v गया। ठीक है, यहाँ पे क्या जाएगा हमारा, 4 से 4 गया, पाई 1 पाई गया। ठीक है, अब लिख लेते हैं क्या बचा यहाँ पे क्या बच गया हमारा, यहाँ पे हमारा क्या बचा था, यहाँ पे आर स्क्वायर है, यहाँ पे आर बचा है, एक एम बचा हुआ, तो मैं लिख लेता हूँ क्या क्या बच गया हमारे पास। देखते हैं, आर स्क्वायर यहाँ बच गया, ये आर कहाँ जाएगा, ऊपर चला जाएगा, ऊपर ही जाएगा मेरे भाई। एक एम भी बचा हुआ है तो यहाँ पे एम भी लिख लेंगे, दिखाई पड़ रहा है, एम भी लिख लेंगे। दूसरे साइड में क्या बचा, एन स्क्वायर बचा, एच स्क्वायर बचा। ठीक है, यहाँ पे एक पाई बचा हुआ है, एक पाई नीचे बचा हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बचा है, जेड बचा है, तो जेड कहाँ पे आएगा, नीचे आएगा। ई स्क्वायर बचा हुआ यहाँ पे आएगा। ये आर कहाँ पे जाएगा, ऊपर जाएगा, आर स्क्वायर ऊपर जाएगा। ऊपर और कुछ बचा है, एप्सिलॉन नॉट बचा हुआ है। इतनी चीज़ें मुझे लगता है बची हुई है। अब फिर से थोड़ा सा कैंसिल करते हैं, आर से आर स्क्वायर गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, हमें आर ही तो निकालना है, तो आर निकालेंगे। यहाँ पे कुछ कैंसिल हो रहा है तो उसको हम लोग कर लेंगे, यहाँ पे कुछ कैंसिल नहीं हो रहा है। ठीक है, तो आर इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास, एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाई, यहाँ पे क्या आ गया नीचे, एम इंटू पाई जेड ई स्क्वायर। इतनी चीज़ें यहाँ पे बच गई। ठीक है, ये चीज़ें आ गई तो ये हमारा फार्मूला बन गया किसका, जो इलेक्ट्रॉन किसी फिक्स ऑर्बिट में घूम रहा है, जो इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में घूम रहा है उसका फार्मूला है। अगर फर्स्ट ऑर्बिट में कोई इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो यहाँ पे एन रखा हुआ है, n1 n2 n3 ऐसे करके हम लोग निकाल लेंगे, है ना। तो इसको थोड़ा सा और अगर हम लोग क्या करें, ये हमारा क्या है, ये फार्मूला है, इसको थोड़ा शॉर्ट में भी करेंगे, है ना। इसका शॉर्ट फार्मूला कैसे बनाएंगे देखेंगे जरा। इसमें कौन कौन सा टर्म है जो कांस्टेंट है ना। तो कांस्टेंट टर्म हमारा कौन कौन सा है, एच क्या है हमारा, एच की वैल्यू होती है 6.636 इंटू 10 की पावर 34 जूल सेकंड दिख रहा है, ये होती वैल्यू। और ये इसको बोलते क्या है, इसको हम लोग बोलते क्या है, ये प्लैंक कांस्टेंट है, प्लैंक कांस्टेंट है ये। ठीक है, इसकी वैल्यू होती है 6.63, ये वैल्यू होती है। इसको मैं आगे कैलकुलेट करने वाला हूँ। देखो, एच कांस्टेंट, एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट, एम कांस्टेंट होगा। कोई अगर एटम है ना, कोई एटम है ना, तो उसका जो मास होगा इलेक्ट्रॉन का, मतलब कोई एटम है उसके इलेक्ट्रॉन है, उस इलेक्ट्रॉन का जो मास होगा फिक्स होगा।
है ना। किसी भी एटम में के अंदर अगर इलेक्ट्रॉन्स है तो उसके मास तो फिक्स ही होंगे, तो ये भी कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट। क्या जेड कांस्टेंट होगा? जेड क्या है? प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है। तो अलग अलग एटम के अलग अलग नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं, तो जेड हमारा फिक्स नहीं है। ठीक है, तो कांस्टेंट टर्म को हम लोग अलग लिखते हैं, कांस्टेंट टर्म को हम लोग अलग लिखेंगे। क्या है? आर इक्वल टू एन क्या है? कांस्टेंट नहीं है। एच क्या है? कांस्टेंट है। एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर, सॉरी एप्सिलॉन नॉट, नीचे क्या है? एम, फिर क्या है? पाई, फिर क्या है? जेड नहीं है कांस्टेंट, और ई स्क्वायर क्या है? कांस्टेंट है। तो जो कांस्टेंट नहीं है वो कौन कौन से हैं? एन स्क्वायर, एन स्क्वायर और जेड, ये कांस्टेंट नहीं है। ठीक है, ये कांस्टेंट नहीं है। जो कांस्टेंट है उनको हमने अलग लिख दिया, जो कांस्टेंट नहीं है उनको हमने क्या कर दिया? साइड में कर दिया। अब जो कांस्टेंट हैं जैसे एच स्क्वायर, एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर, एम हो गया, पाई हो गया, ई स्क्वायर होगा, ये सब कांस्टेंट है। अगर इन कांस्टेंट की वैल्यू हम लोग रख के कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा? कितना आएगा मेरे भाई? कितना आएगा वो मैं आगे बता रहा हूँ कितना आएगा। इन सभी की वैल्यू अगर हम लोग कांस्टेंट टर्म की वैल्यू रखेंगे तो हमारा कैलकुलेट होके आएगा, इसको याद करना है आपको, 0.53। कितना आएगा? 0.53 एंगस्ट्रॉन। एंगस्ट्रॉन में मैंने क्यों बोला? जो एटम है, पहले तो एटम कितना छोटा होता है, अब एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स है वो कितने छोटे होंगे, है ना। जो एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स है वो कितने छोटे होंगे, और एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स है उनके रेडियस की बात मैं कर रहा हूँ, है ना, रेडियस की बात कर रहा हूँ। तो इसलिए हमने यहाँ पे क्या यूज़ कर लिया? एंगस्ट्रॉन यूज़ कर लिया। ठीक है, अब देखते हैं इसकी वैल्यू, ये आ गई, कितना आ गई वैल्यू? 0.53, और यहाँ पे क्या? एन स्क्वायर और जेड, किस में आएगा? ये एंगस्ट्रॉन में। ठीक है, किस में आएगा? ये एंगस्ट्रॉन में। फिर से मैं लिख दे रहा हूँ, लगता है फिर से लिख दे रहा हूँ। क्या आया? आर बराबर 0.53 जेड स्क्वायर, सॉरी एन स्क्वायर जेड, ये निकल के आया फाइनल। तो अगर हम बात करें, अगर कोई हमारा इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में घूम रहा है तो क्या रखेंगे? एन की वैल्यू 1। सेकंड ऑर्बिट में घूम रहा है तो एन की वैल्यू 2। थर्ड में घूम रहा है तो एन की वैल्यू 3। ऐसे करके हम लोग जिस ऑर्बिट में जो भी इलेक्ट्रॉन घूम रहा है उन सभी इलेक्ट्रॉन का रेडियस आराम से निकाल सकते हैं। ये बात समझ में आई होगी आपको। आप लोग इसको लिखो, उसके बाद मैं एक क्वेश्चन लगाता हूँ, कोई एटम लेता हूँ, उसका रेडियस यहाँ पे मैं रखूँगा। नोट कर लिया होगा आपने। अगर मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन लिखता हूँ, मेरा क्वेश्चन है फाइंड रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन विच रिवॉल्विंग फर्स्ट ऑर्बिट, फाइंड रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन विच रिवॉल्विंग फर्स्ट ऑर्बिट। वो एटम कौन सा होगा हमारा? मान लो हमारा कौन सा एटम हो? हाइड्रोजन। ठीक है, वो हाइड्रोजन है, उसके अराउंड में जो इलेक्ट्रॉन्स हाइड्रोजन के रिवॉल्व कर रहे हैं, हमें उसका रेडियस पता लगाना है। तो क्या था फार्मूला हमारे पास? R इक्वल टू 0.53 एन स्क्वायर बाई जेड एंगस्ट्रॉन में। तो एन क्या हो जाएगा हमारा? नंबर ऑफ सेल, है ना, कौन सेल में घूम रहा है? फर्स्ट ऑर्बिट या फर्स्ट सेल में। तो यहाँ पे एन की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारा? 1। जेड की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी? 1, क्योंकि जो प्रोटॉन्स होते हैं हाइड्रोजन में 1 ही होते हैं। तो लिख दो यहाँ पे वैल्यू आप 0.53 इंटू एन की जगह पे 1 रखेंगे, एक जेड की जगह पे 1 रखेंगे, और हमारा एंगस्ट्रॉन कितना आ गया? 0.53 एंगस्ट्रॉन।
आंसर आ गया। अब देखो मैंने क्या कहा था, जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का एटम है ये, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन यहाँ पे घूम रहा है ना, तो उसका जो रेडियस होगा, रेडियस क्या होगा हमारा, ये हमारा इसका हाइड्रोजन का रेडियस है। होप सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। मिलता हूँ नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।